हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस क्लास में बात करेंगे पॉलिटी की, और पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पर अपने को लगभग सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, संविधान सभा। आज अपने इस लेक्चर में संविधान सभा के बारे में चर्चा करेंगे कि संविधान सभा क्या थी, किस प्रकार से उसका गठन किया गया था, और उससे पहले संविधान सभा से पहले किस प्रकार की डिमांड भारतीयों के द्वारा की जा रही थी कि हमें संविधान चाहिए, हमें संविधान बनाकर दीजिए। अंग्रेजों के समक्ष जो मांग प्रस्तुत की जा रही थी उसकी चर्चा अपन करें। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं। अपने टॉपिक का नाम है संविधान सभा। लेकिन संविधान सभा पर बात करने से पहले सबसे पहले अपने बात करेंगे संविधान के बारे में कि संविधान शब्द अपने बार बार उपयोग में लेंगे तो सबसे पहले अर्थ समझते हैं कि संविधान क्या है। पहला क्वेश्चन जो अपने सामने आता है वो ये उठता है कि भाई हमें संविधान का बताइए कि संविधान है क्या। बार बार अपने इस लेक्चर में उपयोग लेने वाले हैं संविधान शब्द, तो आइए मतलब समझते हैं संविधान क्या है। जब भी संविधान की बात करते हैं तो संविधान में पहला क्वेश्चन अपने नॉर्मली जब भी किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने दिमाग में ये आता है कि वह दिखता कैसा है, वह छोटा है, बड़ा है, गोल है, किस प्रकार की एक स्ट्रक्चर उसकी होगी, किस प्रकार की आकृति उसकी होगी, यही क्वेश्चन उठता है। तो संविधान के बारे में बात कर रहे हैं तो संविधान की बात करें तो संविधान कैसा है। एक बुक है, मतलब संविधान क्या है, एक पुस्तक है। पुस्तक कह सकते हैं या आप कह दीजिए एक लिखित दस्तावेज है। किताबी भाषा की बात करूं तो मैं दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है एक। संविधान क्या है, एक बुक है। अब आप कहेंगे कि संविधान जब बुक है तो बुक तो हिस्ट्री की भी होती है, केमिस्ट्री की भी होती है, फिजिक्स की भी है, और भी जो मैथ है उसकी भी है, सभी की बुक्स होती है। लेकिन बुक के अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट तो होता है ना। जब आप कह रहे हैं कि संविधान बुक है तो अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि जब संविधान बुक है तो इस बुक के अंदर कुछ होगा भी। हमें उसके अंदर का कंटेंट बताइए कि उसके अंदर लिखा क्या हुआ है। संविधान बुक की जब मैं बात करता हूं, संविधान एक बुक है, उसके अंदर क्या लिखे हुए हैं, नियम, या कह सकते हैं कानून। संविधान एक बुक है जिसमें लिखे हुए हैं नियम या कानून। अब अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि ये आपने हमें बता दिया कि संविधान एक बुक की तरह दिखता है, उसके अंदर नियम लिखे हुए हैं, कानून लिखे हुए हैं। अब ये कानून किससे संबंधित है? क्या ये अकेले मैं आपको पढ़ा रहा हूं मुझसे संबंधित है, आपसे संबंधित है, किससे संबंधित है कानून? क्वेश्चन उठता है ये। तो ये कानून जो लिखे गए हैं, ये कानून लिखे गए हैं देश के शासन से संबंधित हैं, देश की शासन व्यवस्था से संबंधित है, देश के नागरिकों से संबंधित है। तो शासन व्यवस्था से संबंधित कानून है। उसकी अपने शासन व्यवस्था की बात करें, शासन व्यवस्था का मतलब होता है वह राजनीतिक संरचना या वह राजनीतिक सिद्धांत जिनके माध्यम से एक देश में रह रहे लोगों को शासित किया जाता है, उस देश के नागरिकों को वहां जो है उनकी पूरी व्यवस्था की जाती है। संविधान हमें इसी प्रकार के कुछ नियम बताता है। चर्चा करेंगे अभी इस मैटर पर कि क्या है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या उठता है। तो संविधान सभा से पहले हमने बात करी कि संविधान क्या है, और ये मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि संविधान क्या है, एक बुक है। उस बुक के अंदर क्या लिखे हुए हैं, नियम लिखे हुए हैं। और वह बुक क्यों बनाई गई है, शासन व्यवस्था के लिए ये बुक बनाई गई है। हम भारत की बात करें तो ये यहाँ लिख देंगे अपन कि भारत की शासन व्यवस्था के नियम जिस बुक में लिखे हुए हैं उसको क्या कहेंगे, संविधान। देखिए परिभाषा बनाएंगे। संविधान कानूनों की एक पुस्तक है, संविधान कानूनों की एक पुस्तक है जिसके अनुसार देश में शासन व्यवस्था बनाई गई है, शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो वो बुक क्या कहलाएगी, संविधान कहलाएगी।
क्लियर हुआ आपको? संविधान का पता लगा कि संविधान क्या है। अब क्वेश्चन उठता है कि जिस प्रकार से हम हिस्ट्री की बुक में राइटर के बारे में पढ़ते हैं, तो इस बुक को भी लिखने वाला कोई इंसान तो होगा। ये बुक किसने लिखी, या ये कह सकते हैं अपन हिस्ट्री की बुक पे जैसे राइटर का नाम होता है, लिखी कह सकते हैं या बनाई कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। कैसे बनाई गई है बुक, उसकी चर्चा की गई है इसमें। दूसरा क्वेश्चन है ये, संविधान को बनाने की जब बात आती है, इस बुक को जब बनाने की जब बात आती है, तो इस बुक को बनाने के लिए कोई एक व्यक्ति पर्याप्त नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था पर्याप्त? हिस्ट्री की बुक भी तो एक इंसान लिखता है, एक जरूरी थोड़ी है कि दो राइटर हो, किसी बुक का एक राइटर भी होता है। तो मतलब हिस्ट्री की बुक जो है, या कोई भी बुक ले लीजिए आप, अकाउंट्स की ले लें, कि साइंस फील्ड के हैं, साइंस बैकग्राउंड है तो साइंस की कोई भी बुक ले लीजिए, कहीं ना कहीं आपको एक राइटर जरूर मिल जाएगा, एक या दो लोग मिलकर उसको लिख देते हैं और वो बुक अपने पढ़ाई में लागू हो जाती है, अपने पाठ्यक्रम में, सिलेबस में उसे शामिल कर लिया जाता है। लेकिन इस बुक को क्यों एक या दो व्यक्ति नहीं लिख सकते थे? क्योंकि इस बुक में क्या लिखे जाएंगे? नियम, जो देश में शासन व्यवस्था के लिए बनाए गए हैं। और शासन व्यवस्था का संबंध किससे है? नागरिकों से। और नागरिक, भारत में जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी उस समय, तो इसलिए क्या हुआ वहां पे कि एक व्यक्ति यदि बुक बनाएगा तो वह सभी के पक्षों का ध्यान नहीं रख पाएगा। और भारत में हम जनता के लिए बुक बना रहे हैं और जनता के द्वारा ही बनाई जा रही है, तो हमें प्रत्येक व्यक्ति का इसमें एक प्रतिनिधित्व जो था वह सुनिश्चित करना अनिवार्य था, कि प्रत्येक व्यक्ति को इसमें हिस्सेदारी हो, प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से कोई एक उसका प्रतिनिधि हो जो इस बुक को लिखेगा। इसलिए इस बुक को बनाने के लिए हमने क्या किया? एक टीम बनाई। इस बुक को एक टीम के द्वारा बनाया गया। टीम कह सकते हैं, एक समूह कह सकते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि संविधान सभा, सभा का मतलब ग्रुप, सभा का हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे उसको। ऐसा ग्रुप जिसका काम क्या होगा? संविधान बनाना, तो वो क्या कहलाएगी? संविधान सभा। हमने क्या किया? इसके लिए एक सभी लोगों को प्रतिनिधित्व देते हुए, सभी लोगों की तरफ से एक व्यक्ति को शामिल करते हुए हमने एक टीम बनाई। उस टीम के माध्यम से हमने क्या किया, और उस टीम को क्या कहा गया? उस टीम को कहा गया संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहां इंग्लिश नाम नहीं लिखा मैंने, इंग्लिश लिख देता हूं एक बार। संविधान सभा। इस सभा का, इस टीम का काम क्या था? इस संविधान की बुक को लिखना था। उस संविधान की बुक को, उसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा, किसको शामिल नहीं करना है, इसका डिसीजन लेने का पूरा अधिकार किसके पास था? इस सभा के पास था। इसलिए इसे क्या कहा गया? संविधान सभा। क्लियर हुआ? तो आज अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस संविधान सभा में ये टीम है, तो हमें ये तो पता लगे कि कितने लोगों की टीम है। क्या इसमें 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 200 हैं, 500 हैं, 1000 हैं? कितने लोग हैं, कितने लोगों ने मिलकर संविधान बनाने में अपना योगदान दिया है, उसकी चर्चा अपन आज इस लेक्चर में करने वाले हैं। और यही क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएंगे इस लेक्चर में। कोई भी ऐसा एक क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके दिमाग में आए और आपको समझ ना आया हो या आपको पता नहीं लगा हो। विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा इस लेक्चर में कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। एक एक बिल्कुल माइनर से माइनर डाउट जो है उसको भी क्लियर करते हुए अपन चले। ठीक है, ये बुक हुई संविधान सभा। अपना आज का टॉपिक भी क्या है? संविधान सभा। लेकिन एक और क्वेश्चन उठता है कि ये संविधान बनाना, संविधान सभा के लिए पहले हमने लोगों को इकट्ठा किया, सभी लोगों को एक प्रतिनिधित्व दिया, मतलब खूब सारे लोग बुलाए होंगे आपने, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है तो हमें जो प्रतिनिधित्व जो है, जो कैंडिडेट जो उनकी तरफ से आएंगे वे भी खूब सारे होंगे। इतने लोगों को बुलाना और इतनी, ये बुक जितनी इंपॉर्टेंट है, जो नागरिकों के जीवन से संबंधित है, सरकार से संबंधित है, तो इसके लिए समय भी खूब लगा होगा।
और पैसे का खर्चा भी खूब हुआ होगा। जैसे 64 लाख रुपए का खर्चा बताते हैं कि इसमें संविधान निर्माण के समय लगा था, और 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय इसे बनाने में लगा था। तो हमने इतना लंबे समय, इतने ज्यादा पैसे क्यों लगाए? मतलब संविधान को बनाने का महत्व क्या है? संविधान क्यों बनाया गया? एक क्वेश्चन अब ये उठता है कि संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या है? संविधान का महत्व क्या है? संविधान का महत्व है कि संविधान बनाने से इसमें व्यक्ति, पहले क्या होता था? राजा होता था। पहले राजा होता था, राजा के मन में आए, जब सो के उठा उसने कहा 2 बंदे आज तो फांसी पे लटकाए जाए, वो 2 फांसी पे लटका देता। उसने कहा थोड़ा सा भी लगा किसी ने गलती की है, नहीं की है, सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया, डालो रे जेल में, डालो इसको, लटकाओ इसको, इस प्रकार से कर देता। तो मतलब क्या हुआ? व्यक्ति अपने मनमाने तरीके से काम कर रहा है, व्यक्ति अपनी मन मर्जी से काम कर रहा है। और व्यक्ति की जगह प्रमुख शब्द का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि देश का जो प्रमुख है वो अपनी मन मर्जी से कार्य कर रहा है। अब संविधान जब अंग्रेज जाएंगे तो प्रमुख तो कोई ना कोई तो अपने को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। अब भारत का प्रमुख राष्ट्रपति है, तो जो अगला प्रमुख बने वो अपने मनमाने तरीके से काम नहीं करे। तो संविधान क्या करता है? संविधान सरकार के पूरे अधिकारों को, इस देश के प्रत्येक संस्था के अधिकारों को वो क्या कर देता है? एक बिल्कुल उसका क्लियर कर देता है कि आप ये काम करोगे, ये काम नहीं करोगे। पहली बात तो सरकार, देश में जैसे संविधान की बात करें तो संविधान कानून के शासन के लिए आवश्यक था। व्यक्ति के शासन की बजाय कानून का शासन होता है, इसके लिए संविधान को बनाया जाना अनिवार्य था। कानून के शासन, अब आप कहेंगे कि कानून के शासन की क्या विशेषता होती है? जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको कि कानून के शासन की एक विशेषता तो ये होती है कि उसमें समानता के महत्व दिया जाता है। समानता का महत्व दिया जाता है। जैसे आपको बताएं कि एक गरीब और एक अमीर 2 व्यक्ति हैं, इन दोनों में यदि इन्होंने अपराध किया तो इनको सजा बराबर मिलेगी। सरकार के लिए ये समान रहेंगे। सरकार के लिए ऐसा नहीं है कि सरकार प्राथमिकता देगी। सरकार उनसे पैसे, अमीरों से पैसे ज्यादा ले सकती है, लेकिन कोई कार्य करते वक्त ये नहीं सोचेगी कि अमीर या गरीब हैं तो इनको हम सुविधाएं अधिक दे दें, अमीरों को सुविधाएं अधिक दे दें, ऐसा नहीं होता। तो उसका और क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये भी हो गया कि समानता की बात करें तो जाति व्यवस्था को यदि जोड़कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें इसका उदाहरण अच्छा मिलेगा। जैसे बात करें कि जब राजा के समय में, जब राजतंत्र हुआ करता था भारत में, या अंग्रेज हुआ करते थे भारत में, वो अपनी मन मर्जी से सजा दिया करते थे। एक तो ये, अगर अपने राजाओं के काल में चलें, राजतंत्र में चलें, तो राजतंत्र की एक विशेषता ये थी, राजतंत्र में एक कमी ये थी कि जो सजा जो देते थे ना, वो सजा जाति के अनुसार देते थे। ब्राह्मण को सजा नहीं मिलती थी। ब्राह्मण को सजा के नाम पे ना मात्र का कुछ, क्योंकि राजा भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे ब्राह्मण के सामने कि आइए आइए पंडित जी आइए। आज भी ले लीजिए, अपन ब्राह्मण के आज भी अपने घर पे कोई आता है तो अपन कहते हैं दादाजी प्रणाम, दादाजी प्रणाम करते हैं, इस प्रकार से। तो पहले जाति व्यवस्था, इसमें एक आधार थी भेदभाव का, लेकिन जब से कानून का शासन आया है, अब चाहे व्यवस्था, अब चाहे अपराध करने वाला कोई व्यक्ति एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, सबको सजा समान मिलेगी। यही कानून के शासन की विशेषता है। कानून ये नहीं देखता कि मेरे सामने खड़ा व्यक्ति क्या है, वो किस जाति का है, किस धर्म का है, उसे कोई मतलब नहीं है। और जाति और धर्म भारत में प्राचीन काल से ही राजतंत्र में हमें जो हमारी जो सजा की पद्धति जो है उसमें प्रभावी रहे। तो कानून का शासन के लिए हमें क्या है? संविधान को बनाया गया। चलो ये तो एक किताबी लैंग्वेज होगी, अपन और बात कर लेते हैं। जैसे संविधान क्या करता है? संविधान संस्थाओं की एक स्ट्रक्चर को फिक्स कर देता है, संरचना को निर्धारित कर देता है। संरचना बोले तो जैसे उदाहरण देते हैं अभी,
भारत में क्या अपनाया गया है? लोकतंत्र। भारत में किस प्रकार की शासन को अपनाया गया है? शासन के किस स्वरूप को अपनाया गया है? लोकतंत्र। और लोकतंत्र में काम करने के लिए हमारे पास 3 संस्थाएं होती हैं। पहली होती है विधायिका, फिर एक होती है कार्यपालिका, फिर एक होती है न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर मैं साधारण सी फॉर्म में कहूं, अगर आपको समझाने के लिए साधारण शब्दों का उपयोग करूं, विधायिका मतलब संसद, मतलब आपने जिस सांसद को चुना है वो किसका हिस्सा है? विधायिका का। सांसद मतलब लोकसभा या राज्यसभा का जो सदस्य होगा वो सांसद कहलाएगा, और आपने उनको चुना है तो वो किसका सदस्य है? केंद्रीय विधायिका का, देश की विधायिका का। आपने जिस एमएलए को चुना है, जिस विधायक को चुना है, जैसे कि राजस्थान में 200 विधायक चुने जाते हैं, वो विधायक किसके सदस्य होते हैं? विधायिका के सदस्य होते हैं। लेकिन विधायक राज्य की विधायिका के सदस्य होते हैं, ठीक है, उनसे मिलकर बनती है विधायिका। इंग्लिश में इसको कहते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है। कार्यपालिका की बात करें तो मतलब सीधा सीधा कार्यपालिका का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए मंत्रिपरिषद, मतलब सरकार। अभी बात करें तो भारत की जो कार्यपालिका है उसकी बात करें तो मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन जी, ये सब क्या है? हमारी कार्यपालिका का हिस्सा है। और बात करें, और इसकी अगर राज्य की बात करें तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में गहलोत साहब, गोविंद सिंह डोटासरा साहब, बीडी कल्ला, शांतिलाल धारीवाल जी, ये सब क्या है? ये भी राज्य की कार्यपालिका का हिस्सा माने जाएंगे। मतलब जब मैं बोलूं कि विधायिका, जब हम कहें विधायिका, तो विधायिका में मतलब क्या आता है? विधायिका का मतलब होता है कि सांसद या विधायक जो आपने चुने हैं। कार्यपालिका का बात करूं तो विधायिका में से ही कुछ सदस्य मंत्री बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका। न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, उनकी बात अपन करते हैं। तो अब संविधान का क्या है इसमें चक्कर सब भैया? संविधान का क्या है? मेरे को तो नहीं समझ में आया। संविधान क्या करता है? संविधान हमें विधायिका के बारे में बताता है। विधायिका के लिए उसने क्लियर लिख दिया कि लेजिस्लेचर भारत में ये काम करेगा और ये काम नहीं करेगा, उसके पास ये शक्तियां होंगी, ये काम उसे करने हैं, और इस प्रकार से उस पर रोक लगाई जा सकती है, उस पर नियंत्रण रखा जा सकता है। मंत्रियों के अधिकार उसने बिल्कुल तरीके से बता दिया है कि और मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी, कौन व्यक्ति मंत्री बन सकता है, और एक मंत्री बनने के लिए उसे किन किन योग्यताओं से उसे संपन्न होना चाहिए, उसकी बात भी की गई है। और न्यायपालिका के लिए भी बिल्कुल अलग से पूरा फॉर्मेट दिया गया है कि कितने जज होंगे, न्यायपालिका किस प्रकार की होगी, न्यायपालिका की प्रकृति कैसी होगी, इसका भी जिक्र किया गया है। तो संविधान क्या करता है? संविधान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भारत में कौन कौन सी संस्थाएं होंगी, उन संस्थाओं में कितने मेंबर होंगे और उन संस्थाओं के क्या अधिकार है, और एक संस्था दूसरी संस्था के साथ टकराव होने की स्थिति में भी क्या हो सकता है, उसकी व्याख्या भी संविधान में की गई है। तो ओवरऑल यदि बात करें तो संविधान में क्या किया गया है? नागरिकों के लिए और शासन व्यवस्था को बिल्कुल एक ऐसा खाका, एक ऐसा फॉर्मेट तैयार किया गया है जिससे एक देश की शासन व्यवस्था अच्छे तरीके से चल पाए। तो संविधान क्या करता है? और इसमें एक और बात, संविधान सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज इसमें है, ये है कि संविधान नागरिकों को मूल अधिकार देता है। मतलब ऐसे अधिकार देता है जिनकी उन्हें गारंटी दी गई है कि भैया सरकार ने यदि आपके मूल अधिकारों में थोड़ा सा भी उल्लंघन करने की कोशिश करी तो आप एक काम करिए, न्यायपालिका जाइए और न्यायपालिका में एप्लीकेशन लगाकर अपने अधिकारों को आप प्राप्त कर सकते हैं। मूल अधिकार तो दिए ही गए हैं। इससे ऊपर की बात करें तो मूल अधिकारों की गारंटी को भी मूल अधिकारों में स्थान दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट को कह दिया कि देख भाई, संविधान में लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट, संविधान निर्माताओं ने संविधान में ये लाइन ऐड कर दी कि हम क्या करेंगे, अब विधायिका बन गई, कार्यपालिका बन गई, हो सकता है ये संविधान के अनुसार काम नहीं करे। अब वो भी तो इंसान ही है अपनी तरीके से, और इंसान की नीयत बदलते समय थोड़ी लगता है।
तो हो सकता है इन मंत्रियों के मन में कहीं ना कहीं पाप आ जाए, नीयत खोटी हो जाए इन लोगों की। फिर तो न्यायपालिका को ये कहा गया कि देख संविधान बन गया, अब न्यायपालिका की ये जिम्मेदारी है कि जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई सांसद, जब भी कोई मंत्री यदि संविधान के दायरे से बाहर जाने का प्रयास करे तो न्यायपालिका कान पकड़कर उसको अंदर ले आएगी। आजा दायरे में, आपने कहां जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि संविधान ने अपने पूरे इस फॉर्मेट में, संविधान की इस बुक में, संविधान नाम की इस पुस्तक में, संविधान ने शासन व्यवस्था के एक एक अंग को पूरे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है कि हमें, कि वो अंग क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, इसकी चर्चा की गई है। तो मतलब संविधान क्या हो गया कि संविधान का मतलब हो गया, इसका महत्व की बात कर रहे हैं अपन कि महत्व क्या है, क्यों बनाया गया। इसलिए बनाया गया कि देश में कानून का शासन चले और कोई भी व्यक्ति, देश में कानून का शासन चले और कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर ना जा पाए और अपने मन की जो मर्जी है, अपने मन मर्जी का वह उपयोग ना करे। इसके लिए संविधान में पूरे तरीके से व्याख्या की गई है। संस्थाओं की संरचना, उसकी शक्तियां, सबकी व्याख्या पूरे अच्छे तरीके से इसमें कर दी गई है ताकि भविष्य में कभी भी किसी को डाउट ना हो। और जो चीज रह गई है उसके बारे में केंद्र सरकार को पावर दे दी गई है कि भविष्य में यदि कोई टॉपिक उठेगा, यदि कोई समस्या आई, यदि कोई बिंदु ऐसा आया जो संविधान में शामिल नहीं है, वो निपट लेगा कौन? केंद्र सरकार। तो मतलब संविधान क्या है, अब आपको समझ में आया कि संविधान क्या है। कि संविधान जो है वो एक ऐसी पुस्तक है जिसमें शासन व्यवस्था को, शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक संस्थाओं को, नागरिकों के अधिकारों को और जो भी आवश्यक परिस्थितियां हैं उनको सबको एक फ्रेम किया गया है, उनको डिजाइन किया गया है। उस पुस्तक में लिखा गया है कि भैया जो भी व्यक्ति सरकार बनाएगा वो सरकार के पूरे रूल्स कहां लिखे हुए हैं, इस पुस्तक में लिखे हुए हैं। क्लियर हुआ आपको कि संविधान क्या है? अपने इस पे क्लियर चर्चा करी, इस टॉपिक पर बिल्कुल क्लियर चर्चा करी कि संविधान क्यों है, क्या बनाया, क्यों बनाया गया है, महत्व क्या है संविधान का, सब बातें अपनों ने करी। लेकिन अब बात करेंगे अपन संविधान सभा इस टॉपिक पर, और जो अपना ये पोर्शन जो है इस पर अपन ने चर्चा थोड़ी कम की है, इस पे बात करेंगे अपन। क्योंकि इस टॉपिक पर इसलिए चर्चा कम की गई कि इसकी व्याख्या आपको डिटेल से करवाई जाएगी, इसलिए इस पर चर्चा कम की गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं संविधान सभा के बारे में। इंग्लिश हिंदी दोनों रहेंगे अपने, ऐसा कोई इशू नहीं है आपको। और एक और विशेषता अपने इस लेक्चर की ये भी रहेगी कि अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनकी चर्चा भी करेंगे। साथ साथ में आपको यही बता दिया जाएगा कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कौन सा भी, अगर कोई ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2 या 2 से अधिक बार कोई क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे वो एग्जाम कोई भी हो, उसकी चर्चा भी अपन साथ में करेंगे। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपन चर्चा इसमें करेंगे कि मेंस में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसे कहा जाएगा। इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी जो है वो पूरी उपयोग की जाएगी और साथ साथ में आपको बताया भी जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, तो इसकी यदि मैं परिभाषा लिखूं, अपन बोलचाल की भाषा में मैंने आपको बताया, लेकिन अपने को एक किताबी भाषा भी देखनी है ताकि हम मेंस में लिख पाए, उसको आंसर कर पाए। क्या है संविधान सभा? सभा, संविधान सभा जनता के संविधान सभा जनता के प्रतिनिधियों का एक समूह है। संविधान सभा जनता के प्रतिनिधियों का एक समूह है जिसका कार्य
जिसका कार्य संविधान निर्माण करना था। संविधान सभा जनता के प्रतिनिधियों का एक समूह है जिसका कार्य संविधान निर्माण करना था। प्रतिनिधि, अब आपके मन में आएगा जनता ने चुने थे क्या सभी प्रतिनिधि? जनता ने प्रतिनिधि नहीं चुने थे, लेकिन वो जनता की तरफ से आए हुए थे। बात करेंगे जब सदस्यों की बात करेंगे तब। चलिए, अब संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा अंग्रेजों के समय हमने डिमांड करी संविधान की। यदि मैं यहां बात करूं संविधान के डिमांड की, दो क्वेश्चन अलग अलग है। एक तो संविधान की मांग कौन करता है, एक संविधान सभा की मांग कौन करता है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। नंबर एक की बात करें, पहले हम किसकी बात करेंगे? संविधान की। संविधान की मांग करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? सबसे पहले संविधान की मांग किस व्यक्ति ने की थी, इसकी बात करते हैं। वर्ष था 1895 का। व्यक्ति का नाम था बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने एक प्रस्ताव रखा। और उस प्रस्ताव का नाम क्या था? स्वराज विधेयक। इंग्लिश में भी स्वराज विधेयक या स्वराज रिजोल्यूशन इसे कहा जाता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, नाम सुना होगा आपने इनका पहले, जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये इन्होंने कहा था 1895 में उन्होंने एक स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया, मतलब सीधा सीधा एक पेज लिया, पेज पे हेडिंग डाली स्वराज विधेयक, और उसमें उन्होंने डिमांड करी कि अंग्रेजों भारतीयों के लिए अब एक संविधान बनाकर दीजिए। हम भारतवासी ये डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि हमारे लिए एक संविधान बनाया जाना चाहिए। अब संविधान, हालांकि मुझे जो मेरे विचार हैं पर्सनल, कि मुझे लगता है कि ये पूरे तरीके से ये प्रस्ताव जो रखा गया था, ये जागरूकता के लिए रखा गया था कि लोगों में संविधान के प्रति, संविधान होता क्या है, उसमें अवेयरनेस लाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। ये बात तो तिलक महोदय को भी पता थी कि संविधान अंग्रेज नहीं बना के देंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रस्ताव रखा। सिर्फ इसलिए रखा कि ज्यादा से ज्यादा जनता को पता लगेगा कि संविधान बनेगा, संविधान के क्या बेनिफिट होंगे, हम इसे कैसे अपन इसको संविधान बनने से हमें क्या फायदा होगा, इस प्रकार की बातें उन्हें पता लगेंगी। इसलिए जागरूकता लाने के लिए उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन खूब बार पूछा गया है, लगभग 15-20 बार तो आराम से किसी न किसी एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बनते हैं इससे, उसकी चर्चा करते हैं। प्री का क्वेश्चन बनता है इसमें से, नॉर्मल सी बात है। देखिए, स्वराज विधेयक किस वर्ष रखा गया? क्वेश्चन बनता है कि स्वराज विधेयक किस वर्ष रखा गया, तो क्या आंसर आएगा? 1895। स्वराज विधेयक किस व्यक्ति के द्वारा रखा गया, या निम्न में से किस नेता के द्वारा स्वराज विधेयक रखा गया? बाल गंगाधर तिलक। या क्वेश्चन की भाषा बदलेगा तो वो कहेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा प्रस्ताव बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है, और उसमें नाम मिलेगा स्वराज विधेयक का। या पूछ सकता है क्वेश्चन कि संविधान बनाने की सबसे पहले मांग किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, तो उसका नाम क्या है, किस वर्ष की गई थी। तो इस प्रकार से 5 से 7 क्वेश्चन बनते हैं जो प्री में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको बना के यहां दिखा दिए हैं। आगे बात करते हैं। ये तो हो गया संविधान सभा की मांग। अभी एक शायद एसएससी का कोई एग्जाम था, हाल ही में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बाद वाला जो बताते हैं देखिए। वर्ष था 1922 का। व्यक्ति का नाम था महात्मा गांधी। व्यक्ति का नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1922 में डिमांड करी थी कि अंग्रेजों भारतीयों के लिए एक संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए, और अब इस काम में आप देरी ना करें और ये हमें करके दें। तो इसमें 1922 में गांधी जी ने जब ये डिमांड करी कि अंग्रेजों भारतीयों के लिए भारतीयों के द्वारा एक संविधान बनाया जाना चाहिए, एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया, जो क्वेश्चन है अभी 2-3 महीने पहले ही किसी एग्जाम का, एसएससी, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है एसएससी का एग्जाम का है, उसमें लिखा उन्होंने कि वर्ष 1922 में
क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी? वर्ष 1922 में इस प्रकार से उन्होंने लिखा, गांधी जी की जो स्टेटमेंट थी उसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद किया कि भारतीयों के लिए भारतीयों के द्वारा एक संविधान बनाया जाना चाहिए। वर्ष 1922 में इन्वर्टेड कॉमास में लिखा कि भारतीयों के लिए भारतीयों के द्वारा एक संविधान बनाया जाना चाहिए। यह कथन निम्न में से किसके द्वारा कहा गया? तो उसमें ऑप्शन था महात्मा गांधी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं कि वर्ष 1922 में महात्मा गांधी जी ने संविधान निर्माण की मांग की। अब ये क्वेश्चन, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये अभी जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ संविधान की बात कर रहे हैं, अभी संविधान के बारे में चर्चा हो रही है। अब बात करेंगे अपन आगे वर्ष 1928 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से भी इसका लिंक है। नेहरू रिपोर्ट, मॉडर्न हिस्ट्री में इसको अपन पढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट, इसका मतलब क्या है? एक अपने स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं अपन, मोतीलाल नेहरू जी, जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू जी, जिनका नाम था, इन्होंने क्या किया? वर्ष आपको हिस्ट्री में थोड़ा सा, इसके लिए अपन एक हिस्ट्री में चलते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा, अच्छे से काफी पकड़ बन जाएगी इस टॉपिक पे आपकी। देखिए 1927 में अंग्रेजों ने एक साइमन कमीशन का गठन किया था। साइमन कमीशन का गठन किया था, मतलब एक ग्रुप बनाया था, एक समिति बनाई थी, उसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन। तो इसलिए इस कमीशन को क्या कहा गया? साइमन कमीशन। वर्ष 1927 में बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्यों अंग्रेजों ने इतना कष्ट किया? अंग्रेज तो पहले ही पूरे यूं कामचोर हो रखे हैं और काम करना चाहते ही नहीं है, फिर क्यों बनाया गया? क्योंकि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट जब भी अधिनियम लेकर आती थी, 1919 के अधिनियम को जब लाया गया, 1919 के अधिनियम को, जिसे अपन मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, उस कमीशन में एक लाइन लिखी हुई थी, उस अधिनियम में एक लाइन लिखी हुई थी कि हम 1919 वाले अधिनियम लिखा था कि हम 10 वर्ष बाद में, ब्रिटिशर्स 10 वर्ष बाद में एक आयोग का गठन करेंगे और एक आयोग का गठन किया जाएगा और वह आयोग चेक करेगा कि 1919 के अधिनियम की जो 1900 अधिनियम की समीक्षा करेगा, उसको रिव्यू करने के लिए हम एक आयोग बनाएंगे। बनना था 1929 में, लेकिन राजनीतिक कारणों के कारण इसे बनाया गया 1927 में, और भारत आया था ये 1928 में। भारत आया था 1928 में। हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, साइमन गो बैक नारा अपनी किताबों में, एनसीईआरटी की किताबों में मिलता है अपन को, साइमन गो बैक का नारा। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसकी एक विशेषता ये थी कि 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। अंग्रेज होते हैं गोरे, तो मतलब श्वेत कह सकते हैं अपन इसको। तो इस कमीशन को संज्ञा दी गई श्वेत दल, व्हाइट मैन कमीशन इसे कहा जाता है इंग्लिश में। श्वेत दल की संज्ञा दी गई और लोगों ने नारे लगाए कि हम तो इसकी सिफारिशों को स्वीकार करने वाले ही नहीं है। हम इतने समय से, गांधी जी ने भी कहा 1922 में कि भैया हमारे लिए संविधान बनाओ, लेकिन भारतीयों के लिए, भारतीयों के द्वारा ही संविधान बनाया जाना चाहिए। अब अंग्रेजों ने 7 लोगों की टीम बनाई और वो भी सारे गोरे इकट्ठे कर दिए। नहीं नहीं, ये हमें स्वीकार कैसे हो सकता था? मतलब इस बात पे अंग्रेजों ने दिखाया कि तुम लायक नहीं हो बनाने के, संविधान बनाने के। तो इस बात से और जो बुरा लगा भारतीयों को, भारतीयों ने इसका विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए। अब अपन इसको मिलाकर पढ़ते हैं। जब साइमन कमीशन 1928 में आया, इसने अपनी रिपोर्ट दी, अपन ने इसकी रिपोर्ट को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया।
तो अंग्रेजों को बुरा लगा। अंग्रेजों ने कहा कि यार ये क्या तरीका है, यदि हम कुछ कर रहे हैं तो आप मना कर रहे हो, और वैसे आप सारा दिन लगे रहते हो कि भैया संविधान बना कर दो, हमें ये करके दो, हमें ये वो फलां धिक्कर सब करते हो तुम। लेकिन जब हमने काम किया तब तो इंडियन ने कहा ऐसे कैसे स्वीकार करें भैया, जब गोरे इकट्ठे कर दिए, वो हमारे बारे में क्या जानते हैं, लंदन में बैठे लोग हमारे यहाँ क्या जानते हैं कि हमारी जाति व्यवस्था में क्या समस्या आएगी क्या नहीं आएगी, वो क्या बताएंगे हमें। तो इसके लिए साइमन कमीशन ने फिर एक प्रस्ताव रखा। साइमन कमीशन ने प्रस्ताव रखा कि एक काम करो, भारत में जितने भी दल हैं सभी दल मीटिंग करो, सभी दल मीटिंग करने के बाद मेरे को एक ऐसे रिपोर्ट बना कर दो, अंग्रेजों को एक ऐसे रिपोर्ट बना कर दो जिसके माध्यम से हम भारत में काम कर सकें या भारत में इसे लागू किया जा सके। अंग्रेजों ने कहा कौन बनाएगा रिपोर्ट, बताओ रे कौन है। मोतीलाल नेहरू साहब ने कहा हम बैठे हैं साहब, हम बनाएंगे। मोतीलाल नेहरू साहब की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, संविधान निर्माण हेतु एक समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, मोतीलाल नेहरू की। और इस समिति की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को क्या कहा गया, और ये रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी, 1928। दिन था इसका 10 अगस्त। 19 मई को इस समिति का गठन किया गया था और 10 मई को 2-3 महीने में अप्रोक्स उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट में वर्तमान संविधान की भी कुछ बातें थी। जैसे बात करें मूल अधिकारों की, यदि बात की जाए तो इसमें मूल अधिकारों से संबंधित कुल 19 पॉइंट्स लिखे हुए थे। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड 19 पॉइंट्स इस रिपोर्ट में लिखे हुए थे, जिसमें से 10 पॉइंट्स को अपने यहां अपना लिया गया था जब संविधान को बनाया गया। इसमें माइनॉरिटीज से रिलेटेड बातें की गई थी। तो मतलब कहने का क्या था कि वर्तमान संविधान के जो कुछ तत्व हैं जो उनकी बात इसमें की गई थी, उस समय के लिए ये बात करना बड़ी बात थी। और इसलिए नेहरू रिपोर्ट के लिए एक लाइन कही जाती है जो एग्जाम में भी कई बार पूछी जाती है। नेहरू रिपोर्ट के लिए कहा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की दिशा में किया गया एक पहला प्रयास माना जाता है। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से ही भारतीयों ने संविधान निर्माण के लिए प्रयास किया था। तो नेहरू रिपोर्ट क्या है, इसके लिए यहां लिख रहा हूं मैं, इसका जो फैक्ट है, संविधान निर्माण की दिशा में भारतीयों द्वारा प्रथम प्रयास। संविधान निर्माण के लिए पहली बार यह अटेम्प्ट किया गया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे, और इसमें फंडामेंटल राइट्स और इस प्रकार की बातें की गई थी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 1928 में एक संविधान निर्माण हेतु समिति का गठन किया गया था, और उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष कौन थे, नेहरू साहब, मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू साहब जो थे, इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत करी, तो इसलिए उस रिपोर्ट का नाम क्या पड़ गया, नेहरू रिपोर्ट। आपसे पूछा जा सकता है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष की है, 1928 की। मेंस में 2 नंबर में, आरएस की बात करें तो मेंस में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेहरू रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में बताइए। तो आपको वहां लिखना होगा कि मई 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, उसके द्वारा अल्पसंख्यक से संबंधित मूल अधिकारों से संबंधित सिफारिशें की गई थी, और इसे भारत में संविधान निर्माण की दिशा में पहला प्रयास भारतीयों द्वारा माना जाता है। 2 नंबर में इतना ही आपको लिखना है, ये आप लिख सकते हैं आप। हाँ, ये अगर आप डालेंगे मूल अधिकारों का, अल्पसंख्यक का और इस प्रकार का, लेकिन हाँ इसकी एक विशेषता ये, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जरूर डालें जब भी आप आंसर लिखें, उसमें लिखें डोमिनियन स्टेटस। मतलब डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि देश आजाद होगा, भारत के पास पावर होगी, लेकिन 2-3 मामले जैसे रक्षा, संचार, ये सब थोड़ा सी इनकी बात करें, या ये कह सकते हैं कि भारत के प्रमुख के रूप में
अंग्रेजों का नाम चलेगा लेकिन भारत काम सारे अपने आप करेगा। अंग्रेजों का नाम चलेगा लेकिन काम सारे कौन करेगा? भारत करेगा, भारत के लोग, भारत की सरकार करेगी। ये डोमिनियन स्टेटस कहलाता है। तो नेहरू रिपोर्ट में पहला ही पॉइंट क्या लिखा गया था कि भारत एक डोमिनियन स्टेटस हासिल करेगा, और ये लाइन देखते ही बाकी सभी नेताओं ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि हमने 1906 में मांग करी थी स्वराज की, कि हमें स्वराज दिया जाए, और अब 1928 आ गया और अब भी हम क्या कर रहे हैं? स्वराज की डिमांड कर रहे हैं, मतलब उसकी डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है, हम नहीं एक्सेप्ट करने वाले। तो सभी पार्टियों ने, इसमें कुछ पार्टियों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई थी। और फिर इसी क्रम में आगे हिस्ट्री में जब बात करें तो इसी क्रम में फिर आगे जो गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे, वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर उसमें गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। फिर साइमन कमीशन और गोलमेज सम्मेलन को बेस बनाकर 1935 का एक अधिनियम भारत में लाया गया था, जो कि भारतीय संविधान के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है और काफी प्रावधान हमने वहां से कॉपी किए भी हैं। लगभग 250 अनुच्छेद कह सकते हैं, या 2/3 भाग संविधान का जो है हमने उस अधिनियम से लिया है। ठीक है, तो ये थी नेहरू रिपोर्ट के बारे में चर्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट के बाद एक अब आता है संविधान सभा के बारे में। वर्ष था 1934 का, व्यक्ति का नाम था M.N. रॉय। पूरा नाम लिखूं, मानवेंद्र नाथ रॉय। संविधान सभा की औपचारिक रूप से ऑफिशियली किसने डिमांड करी थी पहली बार? और इस पे इंपॉर्टेंट तो जरूरी लगाएं भाई, प्री के लिए तो अपने है ही, और प्री के फैक्ट जो होते हैं मेंस में, उन फैक्ट को यदि आप मेंशन करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। कहते हैं कि मोतियों की तरह चमकते हैं ये, पर ऐसा भी नहीं कि सारे ही मोती भर दो, आप पूरे के पूरे फैक्ट ही भर दो, ऐसा नहीं। मेंस है, प्री में उसने आपका नॉलेज चेक कर लिया है कि फैक्ट कितने पता है। अब फैक्ट से ज्यादा मायने रखते हैं आपके विचार, आपकी सोच। तो वहां उन सोच को मजबूती देने के लिए, अपने विचारों में मजबूती लाने के लिए, उसे बताने के लिए कि भैया हम कोई तीर में तुक्के नहीं मार रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है, वहां उदाहरण के रूप में यदि आप इन्हें डालते हैं तो इसमें आपका तो आंसर राइटिंग थोड़ी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो इसलिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस में आप इसको आंसर में कोट कर सकते हो, आंसर में इसका उदाहरण डाल सकते हो। 1934 M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, संविधान सभा की पहली बार मांग उनके द्वारा की गई थी। फिर बात करें तो 1935 ईस्वी में कांग्रेस ने भी समर्थन किया। कांग्रेस ने भी संविधान सभा के निर्माण की मांग की। ठीक है, 1935 में। फिर आगे चलें, आगे बात करें तो अब अंग्रेजों ने 1940 में पहली बार इस मांग को स्वीकार कर लिया। हालांकि ये मांग डायरेक्टली अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं करी, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने हमें हिंट दिया कि हाँ भैया संविधान बना लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, संविधान बनाने दे देंगे। क्योंकि 1939 में 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, दूसरा विश्व युद्ध चला, जिसके कारण अंग्रेजों पर दबाव भी बढ़ा, अंग्रेजों की हालत भी बुरी हुई, उन्हें दबाव में आकर अपनी बात माननी भी पड़ी। और रही सही कसर, जो उन्होंने डिसीजन लिया कि भारत भी इस युद्ध का हिस्सा होगा, तो उसका भी उन्हें दबाव झेलना पड़ा। लॉर्ड लिनलिथगो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, तो उन्हें इस चीज का देखना पड़ा, इस चीज का सामना उन्हें करने पड़ा। तो 1940 में 8 अगस्त 1940 को, मतलब अगस्त के महीने में, अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव रखा था जिसे कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। तारीख आपको याद रह जाए तो अच्छी है, और नहीं रहे तो इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। 8 अगस्त इसकी तारीख थी, 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव रखा 1940 में। और इस प्रस्ताव में उन्होंने कहा संविधान निर्माण की मांग उन्होंने
अंग्रेजों ने संविधान निर्माण की मांग उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार की। ये रखा था उन्होंने। तो इसकी और बात करें अपन, संविधान में उन्होंने रखा, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये अगस्त प्रस्ताव का उद्देश्य की यदि अपने बात करते हैं तो इसका उद्देश्य था कि भारतीयों का समर्थन लेना दूसरे विश्व युद्ध में। जब दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने लॉर्ड लिनलिथगो ने अनाउंस किया कि भारत भी इस विश्व युद्ध का हिस्सा है, तो भारतीयों के मन में आया, अरे भैया अपना तो कोई लेना देना ही नहीं है यार इससे, हम फ्री फंड में उनके साथ ही चिपके हुए हैं, मतलब अंग्रेज हमें भी अब इस युद्ध में धकेल रहे हैं। और युद्ध का मतलब होता है अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐसा फेज जिससे वो 20 साल से 30 साल तक पीछे जा सकता है। मतलब देश की वृद्धि जो है वो 20-30 साल पीछे चली जाएगी। और पहले ही भारत में डेवलपमेंट तो है ही नहीं। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां या अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, उसमें अपन देखते हैं कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत का शोषण किया है। तो पहले ही विकास नहीं है। तो अब भारतीय इस बात पे नाराज थे। 1939 में कांग्रेस ने अपने सभी राज्यों की सरकारों से इस्तीफा दे दिया कि भैया नहीं, ये लो तुम ही चला लो शासन, तुम ही कर लो शासन, हमें नहीं करना। तो इस बात से कांग्रेस में विरोध था और उस समय तक कांग्रेस एक बड़ा संगठन बन चुकी थी। तो फिर लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों को खुश करने के लिए, उनको राजी करने के लिए कि यार ऐसे मत करो यार, ऐसे रूसो तो मत, कम से कम यार साथ दो, हमारा युद्ध जीतने दो हमारा। लेकिन भारतीयों को भी ये बात पता थी कि युद्ध अगर चल रहा है तभी हम दबाव बना सकते हैं। तो उन्होंने इस पे सहमति नहीं दी। अगस्त प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब भारतीयों ने विरोध करना शुरू किया और विरोध किया तो अंग्रेज सरकार के मन में आया कि भैया इन्हें कैसे कैसे शांत करो, वरना ये जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं ना इंडियंस, तो दिक्कत कर देंगे अपने लिए। तो 1942 में एक व्यक्ति था, अंग्रेज सरकार का एक मंत्री कह लो, क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स रेजोल्यूशन, क्रिप्स रेजोल्यूशन रखा उन्होंने। वो ब्रिटिश सरकार के जो मंत्री थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, वो भारत आए, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा और उस पर कहा, उसमें उन्होंने पहली बार जो कह सकते हैं अपन प्रत्यक्ष रूप से इस मांग को स्वीकार कर लिया था कि हाँ भैया आपके लिए संविधान बनाना है तो हम बना देंगे, कोई दिक्कत बात नहीं है हमारे लिए। लेकिन हमारी एक शर्त है, हमारी एक शर्त है कि युद्ध चल रहा है और युद्ध में हमें जीतना है और हमारी हालत अभी खस्ता है, तो हम जो संविधान आपकी सभा बनाएंगे वो संविधान सभा आपकी बनाएंगे कब? युद्ध समाप्त होने के बाद। तो 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से अंग्रेजों ने पहली बार अपनी इस मांग को स्वीकार किया था कि आधिकारिक रूप से या लिखित रूप से पहली बार स्वीकार किया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान बनाया जाएगा और उसके लिए उनकी एक सभा बनाई जाएगी, संविधान सभा मतलब बनाई जाएगी। तो आपसे कभी पूछा जाए कि लिखित रूप में या प्रत्यक्ष रूप से पहली बार संविधान निर्माण की मांग को किस प्रस्ताव के द्वारा स्वीकार किया गया था, तो वो क्रिप्स प्रस्ताव था। वर्ष पूछे क्रिप्स प्रस्ताव का 1942। अभी एक और पढ़ेंगे अपन 1946 में। तो क्रिप्स प्रस्ताव के आगे आप लिखेंगे अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया था। क्वेश्चन में यदि लिखे कि लिखित रूप से, तो हाँ वो भी क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से था। उन्होंने लिखा पढ़ी करी, भारतीयों ने कहा नहीं भैया हमें अंग्रेज गोरों पे तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं है, 300 साल से झेल रहे हैं उनको और उनके नाटक ही खत्म नहीं हो रहे हैं, तो हम तो नहीं विश्वास करेंगे, हमें तो लिखित में दो। तो फिर इस प्रस्ताव में उन्हें लिखित रूप में इस मांग को स्वीकार किया गया। तब जाके भारतीयों के कालजे में क्या ठंडक पड़ी, तो वो ठंडक तब उन्हें फील हुई कि हाँ अब ठीक है, अब अपन संविधान में अब अपनी संविधान सभा बन जाएगी और अपन अपना काम करवा लेंगे, अपन संविधान बनवा लेंगे। 1942 मैंने कहा आपको कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था।
1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो 1946 में अंग्रेजों द्वारा कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। खूब बार क्वेश्चन पूछते हैं कैबिनेट मिशन में से, एग्जामिनर का जो पॉलिटी में काफी फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, हिस्ट्री पॉलिटी दोनों में मिक्स क्वेश्चन आ जाता है कई बार इसका, तो ध्यान रखें। कैबिनेट मिशन, पहली बात तो कितने सदस्य से बना था? तीन सदस्य थे। नाम क्या थे उन तीन सदस्यों के? नंबर 1 पैथिक या पैट्रिक लिखा मिलता है कहीं कहीं। जो 1942 वाले जो स्टेफोर्ड क्रिप्स भैया जो थे, उन भैया को भी दोबारा बुलाया गया था। और एक व्यक्ति थे एवी अलेक्जेंडर। इन तीन लोगों ने मिलकर इन तीन लोगों की एक टीम बनाई जिसे क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट नाम क्यों दिया गया? कि तीनों की तीनों ये क्या थे? मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे अंग्रेज सरकार के, ब्रिटिश सरकार के, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन कहा गया। क्वेश्चन क्या बनते हैं इससे प्री के लिए बात करें तो कैबिनेट मिशन किस वर्ष गठित किया गया? 1946। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। कैबिनेट मिशन में तीनों सदस्यों के नाम क्या क्या थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। 3 सदस्य इसमें शामिल थे। हाँ जी, और इसे कैबिनेट नाम क्यों था? क्योंकि तीनों ये ब्रिटिश सरकार के मंत्री थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा गया। अब क्वेश्चन उठता है कि ये क्यों बनाया गया? अंग्रेज सरकार ने जैसा कि कहा था कि 1945 में जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, उन्होंने 1946 में एक मिशन गठित किया और उसको नाम दिया कैबिनेट मिशन। इसे कहा गया, इन तीनों लोगों को कहा गया कि यार आप एक काम करो, भारत जाओ, भारत जाकर उनकी समस्या का समाधान करो, और जो भारतीय इतने लंबे समय से कह रहे हैं ना कि संविधान सभा बना के दे दो, देखते हैं क्या निहाल करते हैं वो लोग। तुम जाओ और तुम एक काम करो, संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, उनके चुनाव किस प्रकार से होंगे, और किन्हें शामिल करना है किन्हें नहीं करना है, और अन्य क्या प्रावधान होंगे, इन सब की चर्चा के लिए किसे भेजा गया? कैबिनेट मिशन को। तो कैबिनेट मिशन को भेजा गया और कैबिनेट मिशन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। तो वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, मतलब ये तीनों लोग, तीनों मंत्री भारत आए। इन्होंने भारतीयों से बैठकर चर्चा की कि हाँ अब बताओ तुम्हारी क्या समस्या है रे, तुम इतने टाइम से लगे पड़े हो, हम वर्ल्ड वॉर में हारने वाले हो गए थे, तुम्हें फिर भी संविधान सभा लो, आ जाओ, तुम कैसी संविधान सभा चाहते हो, लो बात करते हैं बैठकर, आ जाओ। तो संविधान सभा इन्होंने अपनी, जो भारत की संविधान सभा जो थी, ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही बनाई गई थी। और इन्होंने क्या डिसीजन लिया? इन्होंने डिसीजन लिया कि संविधान सभा जो है भारत में, उसमें कुल कितने सदस्य होंगे? कैबिनेट मिशन ने कहा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे? 389 मेंबर्स होंगे। अब समस्या यह थी कि इनको बांटा कैसे जाए? बांटना क्यों, मतलब बांटना क्यों है इन्हें 389 को? क्योंकि उस समय जो भारत था वो दो भागों में विभाजित था। भारत उस समय 2 भागों में विभाजित था। मैं इस डेटा को आगे लेके जा रहा हूं। संविधान सभा 389 सदस्य है कैबिनेट के अनुसार। संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे?
ये कौन कहता है? ये डिसीजन किसने लिया? ये डिसीजन लिया कैबिनेट मिशन ने, क्योंकि ये जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? कैबिनेट मिशन को ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो अब इसे बांटना क्यों है, इसकी बात अपन कर रहे थे कि भारत आजादी से पहले दो भागों में विभाजित था। एक भाग तो कहलाता था ब्रिटिश भारत, और दूसरा भाग कहलाता था इसका देशी रियासतें। इंग्लिश में कहेंगे इसे देशी रियासतें, मतलब प्रिंसली स्टेट्स। और जो ब्रिटिश भारत है ये ब्रिटिश इंडिया कहलाएगा, ये आपको पता ही है। अंग्रेजों का राज था, अपने को तो यही पता है साहब कि अंग्रेजों का राज था, पूरे भारत में अंग्रेजी थे। अंग्रेज नहीं, पूरे भारत में अंग्रेजों का राज था, लेकिन कुछ एरिया पे तो प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज के ही अधिकारी हैं, गोरे ही सब कुछ कर रहे हैं। तो वो भाग क्या कहलाता था? और ये भाग जो था, ये भारत जो था, वो 11 राज्यों में बंटा हुआ था। 11 राज्य की जगह प्रांत शब्द का इस्तेमाल करेंगे अपन। और देशी रियासतों की बात करें, अपने इसके समझने के लिए अपन, ये तो चलो डिजिट है, अपने समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ब्रिटिश भारत का मतलब था ऐसा एरिया जहां पर अंग्रेज ही अधिकारी हैं, सभी डिसीजन अंग्रेज ही लेते हैं, और वो एरिया क्या कहलाएगा? ब्रिटिश भारत। जो मतलब ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में था, वो एरिया क्या कहलाएगा? ब्रिटिश भारत। जैसे उदाहरण देता हूं आपको, कलकत्ता अंग्रेजों की राजधानी हुआ था, कलकत्ता 1911 में, जिसको घोषणा की गई थी ट्रांसफर करने की दिल्ली, लेकिन वास्तविकता में 1912 में जिसे ट्रांसफर किया गया था दिल्ली। और हिस्ट्री का एक फेमस केस भी है उसमें, हार्डिंग में, दिल्ली षड्यंत्र केस। हार्डिंग सेकंड, जो उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के, उन पर बम फेंका गया था। वो पूरी हिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत 11 प्रांतों में विभाजित थी, जैसे उदाहरण के तौर पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, पंजाब, मद्रास, और जो अपन और बात करें तो जो बंबई, जो इस प्रकार के राज्य जो बच गए, वो सारे के राज्य क्या हैं? 11 प्रांतों में। मतलब अंग्रेजों ने अपने डायरेक्ट रूल वाले एरिया को कितने भागों में बांट रखा था? 11 भाग। और प्रांत का मतलब राज्य से ही लगाइए आप, जो अब वर्तमान में राज्य है वही राज्य प्रांत कहलाए थे उस समय। रियासतों की बात करें, देखिए मैं इस टॉपिक में आपको बिल्कुल जीरो मानकर चल रहा हूं कि जीरो से ही यदि कोई बच्चा पहली बार इसको क्लास को लगाए पॉलिटी में, तो उसे ये नहीं लगना चाहिए कि भी मुझे समझ नहीं आ रहा, ऊपर ऊपर से पढ़ाया गया है। बिल्कुल जीरो मानकर कर रहा हूं ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। रट्टेबाजी पढ़ाई नहीं है, अपने आप को एक पूरी प्रक्रिया को समझना, वो पढ़ाई है। जीवन की बात करें तो अपने जीवन में किस प्रकार से निर्णय लेने हैं, किस प्रकार से नहीं लेने हैं, कहां गुस्सा करना है, कहां नहीं करना है, मतलब चीजों को समझना ही शिक्षा है। हो सकता है आपको आज रट्टेबाजी में तो आप मुझसे ज्यादा आगे हो, मैं आपको क्या समझाऊंगा, ये भी हो सकता है, लेकिन उस एंगल से नहीं पढ़ रहे हैं अपन। एक एक चीज को बिल्कुल कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं साथ साथ में, ताकि आपको दिक्कत ना आए, कभी बुक पढ़ो तो उसमें दिक्कत ना आए। चलिए बात करेंगे, अंग्रेजों वाला क्लियर हो गया आपका। देशी रियासतों की बात करेंगे कि रियासतें क्या होती हैं। देशी रियासतें का मतलब था कि राजा हुआ करते थे भारत में पहले, अंग्रेजों ने क्या किया, राजाओं से डील कर ली। जैसे इसका बढ़िया एक एग्जांपल है राजस्थान। राजस्थान में 19 रियासतें हुआ करती थी आजादी से पहले, 3 ठिकाने हुआ करते थे जो एकीकरण की, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में जिन्हें अपन पढ़ते हैं, जो 7 चरण में पूरा हुआ था, उसकी बात अपन करते हैं। तो रियासतों में राजाओं ने, अंग्रेजों ने और राजाओं ने मिलकर एक संधि करी कि अंग्रेजों का एक अधिकारी राजाओं के पास रहेगा, राजाओं के दरबार में रहेगा, और जिसको कहा जाएगा पॉलिटिकल एजेंट। और सबसे फेमस पॉलिटिकल एजेंट जो रहे हैं वो रहे हैं जेम्स टोड। 1817 से 1822 तक मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं। कौन? घोड़े वाले बाबा जेम्स टोड। घोड़े वाले बाबा कहा जाता है उनको, घोड़ा लेके इधर उधर फिरते रहते थे सारा दिन, तो इसलिए घोड़े वाले बाबा उनका नाम रख दिया गया था।
तो जेम्स टोड जो है पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं। उनका काम क्या था? पॉलिटिकल एजेंट मतलब अंग्रेज और राजाओं के मध्य संधि हुई, अंग्रेजों ने अपना एक व्यक्ति राज्य में छोड़ा और उसमें रियासत में छोड़ा, और वहां वो व्यक्ति कार्य करता था कि राजा जब जब कुछ करेगा, राजा की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए कार्य करता था। कौन? पॉलिटिकल एजेंट। जब भी अंग्रेजों से कोई डील करनी होती, राजाओं को लगता कि कोई मैसेज देना है, वो पॉलिटिकल एजेंट को कहते हैं भैया ऊपर संदेश दे देना हमारा। और जब अंग्रेजों को कुछ भेजना होता संदेश, तो वो पॉलिटिकल एजेंट को फोन करते कि राजा को कह दो अपने ये काम नहीं करना चाहिए, राजा हद से बाहर जा रहा है, अपने अधिकारों से बाहर कार्य कर रहा है राजा, ये कहा जाता था। तो देशी रियासतें राजाओं का क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन राजाओं ने अपने यहाँ अंग्रेजों से संधि कर रखी थी, और जो संधि की गई तो उसके बाद अपन गुलाम उनके बन चुके थे। राजस्थान की बात करें तो प्रत्यक्ष राजस्थान में प्रत्यक्ष रूप से कभी भी अंग्रेजों का शासन नहीं रहा। राजस्थान में एक जगह रही है अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा जो रही है वो पूरे तरीके से ब्रिटिश क्षेत्र था, यूटी था, एक प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश था, जहां डायरेक्ट किसका शासन था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने वहीं अपना तोपखाना बना रखा था, वहीं अपना, जो अपन पढ़ते भी हैं मैगजीन दुर्ग पढ़ते हैं अजमेर के अंदर, जब राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें मैगजीन दुर्ग पढ़ते हैं, तो वो क्या है, तो वो पूरे तरीके से यूटी जो है वो क्या हुआ करता था। वो पॉलिटिकल एजेंट को आप इस तरीके से समझ सकते हो जैसे वर्तमान में केंद्र सरकार ने राज्यपाल को छोड़ रखा है। राज्यपाल क्या कार्य करता है? राज्यपाल के पास कार्य नहीं है, लेकिन राज्यपाल जब भी कोई बिल आएगा जो राष्ट्रीय महत्व का होगा या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से संबंधित पावर को कम ज्यादा करने वाला होगा, उन पर प्रभाव डालने वाला होगा, तो वो उसको राष्ट्रपति के लिए भेज देगा कि नहीं नहीं भैया रुको, गहलोत साहब आपकी जो सरकार है, आपकी जो ये राजस्थान की जो विधानसभा है, इसने बिल पास किया है, इसको मैं आगे भेजना चाहता हूँ। तो वो पॉलिटिकल एजेंट का आप एक कंपेयर कर सकते हो, समझने के लिए एक उदाहरण ले सकते हो कि राज्यपाल पॉलिटिकल एजेंट की तरह हुआ करता था। ठीक है। देशी रियासतें मतलब राजाओं का क्षेत्र जहां राजा हुआ करते थे, लेकिन इन राजाओं ने डील कर रखी थी किससे? अंग्रेजों से। कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन ने 389 सदस्यों का चुनाव किया। अब 389 सदस्यों का चुनाव होगा तो वो किन दो एरियो से होगा? इन दोनों से होगा। तो मतलब मैं यहां लिख दूं इसके लिए, इन 389 सदस्यों में कुछ तो होंगे ब्रिटिश भारत के और कुछ होंगे प्रिंसली स्टेट्स के, रियासतों के। ब्रिटिश भारत की जब बात करते हैं तो उन्होंने डिवाइडेशन किया 296 सदस्य का, और बच गए कितने? 296, 93 सदस्य बच गए। तो 93 सदस्य कहां से होंगे? राजाओं की तरफ से। पहले इन्हें समझते हैं। 93 सदस्य जो होंगे वो राजा चुनेंगे, या तो राजा अपनी तरफ से कोई व्यक्ति को भेजेगा या राजा खुद आएगा, जो उसकी मर्जी, जो उसे लगे सही है, सूटेबल है, वो काम कर लेगा। ठीक है साहब, हो गया। अब ब्रिटिश भारत की एक खास बात यह थी कि इसमें एक तो हुआ करते थे प्रांत और एक हुआ करते थे यूटी, जिसे अपन यूटी अब कहते हैं, लेकिन उस समय कहते थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र। अपन एग्जाम्पल के लिए आपको साधारण शब्दों में समझाने के लिए मैंने यूटी लिखा है, केंद्र शासित प्रदेश। मतलब राजा किसी रियासतों में हुआ करते थे, लेकिन वो केंद्र पूरे तरीके से किसके पास हुआ करते थे? अंग्रेजों के पास हुआ करते थे। तो इसके लिए यदि प्रांतों से बात करें तो प्रांतों से कितने सदस्यों को चुना गया? 292। और भारत में अंग्रेजों के कितने यूटी रहे? 4 यूटी रहे। और 4 यूटी कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करें तो अपन, उन 4 यूटी में पहला नाम तो आएगा दिल्ली का, एक व्यक्ति तो आएगा दिल्ली से। अब राजस्थान की बात करें, अजमेर मेरवाड़ा। फिर कर्नाटक में एक जगह पड़ती है कुर्ग, कुर्ग।
CURG कुर्ग, और एक बलूचिस्तान, एक है बलूचिस्तान वाला इलाका जहां से एक व्यक्ति को चुना जाएगा। वर्तमान में पाकिस्तान का एक स्टेट है बलूचिस्तान, वहां से एक व्यक्ति चुना जाएगा। 4 व्यक्ति तो आएंगे यूटी से, 292 आएंगे प्रांतों से, और 93 सदस्य आएंगे रियासतों से। ये पूरा क्लासिफिकेशन था कि जो मेंबर चुने हैं वो यहां से चुने जाएंगे। अब आपको अब 2-3 क्वेश्चन ये उठते हैं, आप बात करते हैं, 2-3 बातें इसमें लाइन है, फिर आज के लेक्चर को यहां समाप्त करते हैं। बात करें कि कितने सदस्य चुने हमने, ये आंकड़ा 389 ही क्यों था? इसको 500 भी तो कर दो, इसको 350 कर देते, राउंड फिगर में यार 400 ही कर देते, बच्चों को याद रखना आसान हो जाता। बिल्कुल नहीं सोचते तुम्हारे बारे में, तो यार स्टूडेंट के बारे में तो सोचा ही नहीं इन्होंने कि यार थोड़ा सा इजी करते स्टूडेंट के लिए काम। चलिए कोई बात नहीं, लो आपके लिए इजी करते हैं। जनसंख्या के आधार पे 389 क्यों चुने गए? क्योंकि जनसंख्या के आधार पर इनका चुनाव किया गया था। जनसंख्या के आधार पर निर्धारित, जनसंख्या के आधार पर निर्धारित। अब जनसंख्या के आधार पर भी अगर आंकड़ा बताया जाए तो 10 लाख पर एक व्यक्ति, एक व्यक्ति की जगह शब्द इस्तेमाल करें प्रतिनिधि। और वर्तमान में जो अपन सांसद या विधायक की जो सीटें जो बांटी गई है, वो सीटें भी किसके आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर है। हाँ, विधायक है वो उनका थोड़ा कम होता है, लेकिन इस हिसाब से बांटी गई है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। अब ये सीटें तो निर्धारित कर दी, इसके लिए चुनाव करवाने थे। मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने ये क्लासिफिकेशन दिया हमें कि लो भैया ये सीटें होंगी, और चुनाव करवाने की व्यवस्था करी। और चुनाव करवाने की जो व्यवस्था की गई तो उसके अंदर जुलाई अगस्त के महीने में 1946 में चुनाव करवाए गए। अब चुनाव का नाम लेते ही अपने दिमाग में यह क्वेश्चन आता है कि क्या जनता ने बटन दबाए थे क्या? कि इन चुनाव में क्या जनता ने बटन दबाकर इन लोगों को चुना था क्या नहीं? एक चीज तो आपको बिल्कुल क्लियर है जो मैंने बता रखी है कि 93 मेंबर्स जो हैं, ये मेंबर राजाओं की तरफ से आएंगे, और राजाओं वाले इलाके में कभी चुनाव नहीं हो सकते। राजा है तभी तो चुनाव नहीं हो सकते, राजतंत्र है, लोकतंत्र थोड़ी है जिसमें चुनाव हो जाएंगे। तो ये 93 सदस्य तो डायरेक्ट आएंगे, वो राजाओं की मर्जी है, खुद आए, अपने प्रतिनिधि को भेजें, किसको भेजते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। अब जो दो बच गए कितने, 296, इन सदस्यों में इनकी बात करें तो इनके लिए ध्यान रखा गया कि जनता ने कभी भी इनके लिए बटन नहीं दबाए। इन 296 सदस्यों का जो चुनाव किया गया, इन सदस्यों को जितने राज्य ब्रिटिश सरकार के बने हुए थे, उन राज्यों में जो असेंबली थी, उन राज्यों की जो विधान परिषद हुआ करती थी, उन विधान परिषद के सदस्यों ने ही चुनाव किए और वहां लोगों को चुना। तो मतलब क्या हुआ कि संविधान सभा के सदस्य कुछ तो मनोनीत थे, नामांकित थे, नॉमिनेटेड थे कुछ मेंबर्स उसके। क्लियर हुआ? क्योंकि मैंने राजाओं वाली बात बताई आपको कि कुछ तो नामांकित थे। और नंबर 2 की बात करें तो इन लोगों को भी डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं चुना गया था। इन लोगों को चुना गया था विधान परिषद या विधान सभाओं के जो सदस्य थे उनके माध्यम से चुना गया था। तो नोट लगाकर यहां अपन एक लाइन लिखेंगे, संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित तथा
नामांकित या मनोनीत कह सकते हैं अपन। और इसके लिए एक लाइन और लिखी जाती है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ये जो लाइनें हैं ये क्वेश्चन बनकर ही आती हैं एग्जाम में डायरेक्ट। इसके लिए संविधान सभा वयस्क मताधिकार आधारित नहीं थी। मतलब मैंने क्या कहा, जनता ने वोट नहीं किया था, मतलब 18 साल से ऊपर के लोगों ने, या वयस्क मताधिकार का मतलब ये होता है कि 18 साल से ऊपर के लोग यदि वोट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, वयस्क मताधिकार। इंग्लिश में कहेंगे अडल्ट फ्रेंचाइज, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा। मैं लिख देता हूं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए एक बार। ठीक है, आप इसको भी संविधान सभा के सदस्य जिसमें लिखेंगे द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, इंग्लिश में कहेंगे। और इसको संविधान सभा वाले को कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज वाज नॉट सेलेक्टेड बाय द एडल्ट फ्रेंचाइज, उस पर आधारित वो नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें आपको संविधान सभा के सदस्य हो गए, इनके चुनाव की बात करें, इनकी पद्धति की बात करें तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ध्यान में रखना है आपको, द्वारा इनका चुनाव किया गया था। जो अभी भारत में प्रमुख पदों पर जो पद्धति अपनाई जाती है, ट्रांसफरेबल वोट, एक के मतलब किसी एक व्यक्ति को वोट मिले और वो यदि किसी वजह से उसके वोट वो सदस्य नहीं बन सकता तो उसके वोट ट्रांसफर हो जाते हैं किसी और सदस्य के नाम पे, उसके सेकंड नंबर वाले या उसी अनुपात में बाकी बचे सदस्य जो हैं उनके बीच बांट दिए जाते हैं। इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और ये अपनाया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में, सभी प्रमुख चुनाव में भारत में ये अपनाया जाता है, बड़ी बड़ी पद जितने भी हैं उनमें। लेकिन अपने को ये सब ध्यान में रखना है। देखिए ये फैक्ट हैं बिल्कुल डायरेक्ट, इनमें समझाने वाली कोई एक दो पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जो बनता है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनता है और बच्चे कंफ्यूज सबसे ज्यादा इसी में होते हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है किसी प्रकार की। मेनली इसमें से क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन। बताइए निम्न में से, क्वेश्चन बनेगा कि बताइए निम्न में से संविधान सभा से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, या कौन सा कथन गलत है, या कौन सा कथन सही नहीं है। इन शब्दों का उपयोग करेगा और 4 लाइनें आपको दे देगा और उसमें से कहेगा एक तो तरीका होता है ये, या वो 4 लाइनें देकर कहेगा कि बताइए संविधान सभा से निम्न में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शंस होंगे 1 और 2, 1 2 3, 2 3 सभी, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखनी चीजें जरूरी है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। तो अभी इसकी एक और बात करें, यहां पे अगर इसी में 1-2 फैक्ट और देखें तो आपको यह ध्यान रखना है महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, या सीधे लिखते सदस्य नहीं थे। यदि महिलाओं की बात करें तो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15।
संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से कितने व्यक्ति भेजे गए थे? 11, सॉरी 12। 11 व्यक्ति तो गए थे रियासतों से और एक व्यक्ति को भेजा गया था अजमेर से। अजमेर मेरवाड़ा बुक में का आप देख पढ़ेंगे तब मारवाड़ लिखा होगा, मारवाड़ नहीं मेरवाड़ा है वो। और जो 11 + 1, एक व्यक्ति अजमेर मेरवाड़ा से गया था और 11 व्यक्ति अपने राजस्थान से गए थे, बाकी रिया राजाओं से गए थे। ठीक है, एक व्यक्ति मुकुट बिहारी लाल भार्गव जिनका नाम था, जिन्हें अजमेर से भेजा गया था संविधान सभा के अंदर। तो ये था संविधान सभा के सदस्यों से संबंधित फैक्ट और संविधान सभा के बारे में चर्चा करी। इससे पहले अपनों ने चर्चा करी कि संविधान क्या है, उसकी बात करी अपनों ने। तो ये आपका एक और लेक्चर अपन बनाएंगे, इस पर एक और लेक्चर आपको मिलेगा इससे संबंधित, जिसमें आपके पूरे तरीके से सभी फैक्ट कवर हो जाएंगे। और लास्ट में अपन ये भी चर्चा करेंगे कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में भी मेंस में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पहले कोई क्वेश्चन पूछा गया है क्या, उनकी चर्चा अपन करेंगे कि क्या आंसर होना चाहिए, क्या है, क्यों पूछा गया ये क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन बनते हैं, उनकी चर्चा भी अपन डिटेल में करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जुड़े रहें आप हमारे साथ और बने रहें, और आप अपने जो भी हैं इसको लेक्चर को, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इस लेक्चर के नोट्स बनाएं, नोट्स बनाकर रिवाइज करें। मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मेरी वीडियो को दोबारा प्ले करें, दोबारा देखें, नहीं, मुझसे ज़्यादा आपका टाइम कीमती है, मेरे पैसों से ज़्यादा या मेरी जो भी अर्निंग है उससे ज़्यादा आपकी जो टाइम है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कभी बाद में मुझे गाली निकालो कि एक आया था मास्टर पढ़ा गया और क्या हो, तो इसलिए नहीं, नोट्स बनाएं, नोट्स बनाकर उनको रिवीजन करें। रिवीजन एक पावर है, रिवीजन एक शब्द नहीं है बल्कि एक विद्यार्थी के जीवन में उसका सबसे ज़्यादा महत्व है। दिमाग ही जाता है अपने साथ पेपर देने, किताबें नहीं जाती। नोट्स बना के रख लेंगे, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, नोट्स बना के नोट्स बने रह जाएंगे। आज सभी बच्चों के पास नोट्स खूब सारे हैं, और बच्चों की तो स्टूडेंट की तो हैबिट होती है कि मेरे पास 10 कोचिंग के नोट्स हो, 8 कोचिंग के नोट्स मुझे मिल जाए, लेकिन कोई मतलब नहीं है उनका। नोट्स एक ही बना लीजिए लेकिन उनको रिवाइज कीजिए बार बार, ताकि आप जब बुक पढ़ें तब आपको समझ में आए चीज़ें क्या है क्या नहीं। और पढ़ाई के अलावा विकल्प यदि आपके पास है तो फिर आप ये लेक्चर नहीं देख रहे होते, और विकल्प नहीं है शायद तभी आप, मुझे लगता है कि लेक्चर आप देख रहे हैं। इसलिए आप रिवीजन करें, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितना रिवीजन करेंगे उतना अच्छा है। यदि लगता है कि मैं सिर्फ इस पहली बात तो रिवीजन में मेरा बेनिफिट नहीं है, मुझे तो ये बोलना चाहिए कि इस वीडियो को बार बार देखें, पॉज करें, 2 बार देखें, 4 बार देखें, 6 बार देखें, लेकिन नहीं, ऐसा इससे बेनिफिट कम मिलेगा। रिवीजन आप नोट्स बनाएंगे और रिवीजन करेंगे तो उससे बेनिफिट आपको खूब मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका। और पढ़ाई करते रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें और मुस्कुराहट के साथ पढ़ाई करें। बोझ ना बनाएं इसको कि मुझे यार पढ़ना ही पड़ेगा, ये नहीं करें। अच्छा, सब कुछ अच्छा रहेगा, और अपने पॉजिटिविटी के साथ, एक सकारात्मकता के साथ जरूर पढ़ाई करें। मिलते हैं अगली क्लास में, चलिए।